स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। कल्पना कीजिए कि जिस संसद भवन में बमुश्किल 543 सांसद बैठ पाते हैं, वहां पे अगर 850 सांसद आ जाएंगे तो क्या स्थितियां वैसी ही रहेंगी? 5 से 10 सांसद बोल पाते हैं, क्या सभी सांसद बोल सकेंगे? क्या वो रबर स्टाम्प हो जाएंगे? और क्या स्थिति वैसी हो जाएगी जैसी हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी कि बीजिंग में जो संसद है उसकी स्थिति देखते हैं, या जो प्योंगयांग यानी कि नॉर्थ कोरिया की संसद की बात करते हैं, जहां पे जो सुप्रीम पीपल्स असेंबली है वहां पे भीड़ भड़ाका देखते हैं, बातें कम हो पाती हैं, सिर्फ रबर स्टैंप ही वहां पे देखने को मिलते हैं। तो आलोचकों का तर्क है, क्योंकि ये मैं जो वीडियो कर रहा हूं बहुत बड़ा इसका एक जो मैंने जिसको केंद्र बनाया है वो इंडियन एक्सप्रेस में शशि थरूर का जो आर्टिकल छपा है मैंने उसकी बात की है और सरकार के जो पक्ष है उसको भी रखने का प्रयास किया है। तो आज हम परत दर परत बात करेंगे कि जो आलोचकों का जो संशय है, उनके मन में जो चिंता है, हम उसकी भी बात करेंगे, और सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा है हम उसकी भी बात करेंगे। जो चिंता हो रही है कि कहीं हमारी संसद बीजिंग या उत्तर कोरिया की संसद की तरह रबर स्टाम्प तो नहीं बन जाएगी, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम है, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह, स्कैन करके जुड़ जाइए, यहीं पे PDF प्राप्त होगा, यहीं पे मैं ऑप्शनल का डिस्कशन भी करता हूं। इट्स विकास लाइव इंस्टाग्राम, स्कैन करके यहाँ पे भी जुड़ जाइए, बाकी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। एक और चीज, जिस अब हमने स्मार्ट बैच की बार बार बात की है, उसका जो नया जो बैच है उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है 5 अगस्त से। तो 5 अगस्त से पहले मेरा कोड विकास लाइव यूज करके जुड़ जाइएगा, ध्यान रखिएगा। ये नंबर है 76400300, कॉल करके बोलिए विकास सर का वीडियो देख के आए हैं, विकास लाइव कोड लगाना है, इस बैच से जुड़ना है। चलिए, जो मैं बात कर रहा था कि 543 की वर्तमान संसद है हमारे, जो क्षमता तो 888 की है, पर वर्तमान में 543 सांसद हैं यहाँ पे। अब है क्या कि नई क्षमता में ऐसा लग रहा है कि भीड़ भड़ाका ही बढ़ जाएगा, और ऐसे में शशि थरूर का कहना है कि क्या हर आवाज संसद में सुनी जा सकेगी, क्योंकि मुश्किल 5-7 लोग बोल पाते हैं, संख्या बढ़ जाएगी तो बाकी भी तो नहीं बोल पाएंगे, रबर स्टाम्प बन के रह जाएंगे। तो क्या तालियां बजाने वाली भीड़ या रबर स्टाम्प बन के रह जाएगी हमारी संसद? मुख्य मुद्दा यही है, इस पर हम बात करेंगे। अब देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 81 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए कहता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे, और इसी आधार पर डिलिमिटेशन किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन जो था, जो आपातकाल के दौरान आया था, वहां पे इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया था, जो सीटों का बंटवारा था वो 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया था। और अगर हम देखें तो जो 84वें संविधान संशोधन है उसमें, यानी कि 2002 की बात करें तो 2026 तक के लिए जो डिलिमिटेशन था उसको फ्रीज कर दिया गया था कि वो 543 सीटों पे ही स्थिर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब 1970 के दशक में सरकार ने परिवार नियंत्रण कानूनों को बढ़ाया था, है ना, तो दक्षिण भारत में तो इसको अच्छे से लागू किया गया, है ना, उत्तर भारत में लागू नहीं हुआ। तो दक्षिण भारत में आबादी कम रह गई, स्थिर रह गई, उत्तर भारत में बढ़ती रही। तो अगर डिलिमिटेशन नई आबादी के साथ होगा तो दक्षिण भारत को नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने तो कानून का पालन किया था, और उत्तर भारत में जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी, जबकि उन्होंने कानून का पालन नहीं किया था। एक ये रिफ्ट भी होती है, इस पे भी कहीं ना कहीं डिस्कशन होगा। अब चलिए, देखिए सरकार ने क्या किया था, 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया था, जहां पे उन्होंने कहा कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने पारित किया है 33% सीटें बढ़ाने का, उसको लागू करने का तरीका क्या है कि हम इसके द्वारा डिलिमिटेशन को जो सीमा है उसको बढ़ाएं, और जो सीट है वो क्या करा दें, 815 प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की 35, यानी कि टोटल 850 करा दें। यही चल रहा है, जो कि जब विधेयक के रूप में जब आया तो संसद में फेल हो गया। जो संख्या थी 352 प्राप्त करना था, उससे कम रह गया, 298 ही वोट उसके पक्ष में पड़ सके, तो वो फ्लॉप हो गया, मतलब वो सरकार पास नहीं करा सकी। बहुत बवाल हुआ था, आप सबने राष्ट्रीय स्तर पर उसको देखा होगा, है ना, कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, है ना, 298 सीटें, 298 लोग ही प्लस में पक्ष में वोट कर सके, जबकि चाहिए 352 थे, विपक्ष में 230 पड़े थे। तो कुल मिला के ये जो था, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो दरअसल डिलिमिटेशन के बाद ही प्रॉपर शेप में आ सकता, वो ना आ सका। वैसे मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो किए हैं, मैंने बताया था कि अगर सही तरीके से चले तो 2034 में जाके आ सकता है, अभी तो संभव नहीं है। सरकार आउट ऑफ द वे जाके डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो उसको पास करना चाह रही थी, पर वो बिल ही बन के रह गया, वो एक्ट नहीं बन सका, हम सबने देखा था। ठीक है, 54 वोटों से सरकार हार गई। सरकार ने क्यों कहा कि क्यों जरूरी है ये? पहला उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व की असमानता है। यूपी में 25-30 लाख का प्रतिनिधित्व एक सांसद करता है, जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बहुत ज्यादा वहां पे प्रेशर है एक एक सांसद पे, ऐसा कहा गया। दूसरा, महिला आरक्षण की बात की गई। 2023 में जो कानून पारित हुआ था महिलाओं के लिए, उसके लिए आवश्यक शर्त है कि डिलिमिटेशन हो,
रीडिलिमिटेशन हो, दोबारा से बढ़ाया जाए। थर्ड क्या है कि नया संसद भवन 888 सीटों की क्षमता के साथ तैयार है। इसका मतलब सरकार पहले से इस बात को लेकर श्योर थी कि इसे इलाहाबाद में लेके आएंगे। लेकिन क्या 888 संसद, चलिए 850 आ जाएंगे इसमें, क्या सभी प्रॉपर खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपनी सीटों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और बात की अमित शाह जी ने आश्वासन भी दिया था कि 50% समान रूप से बढ़ेंगी सीटें, दक्षिण भारत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इस प्रकार के किसी वादे को दक्षिण भारतीय जो प्रदेश हैं वो मान नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्यों? क्योंकि आलोचकों का तर्क है, देख लेते हैं। संघीय चिंता, उत्तर बनाम दक्षिण। अब देखिए, तमिलनाडु की क्या कहते हैं, देखा जाए तो रिलेटिवली अगर तमिलनाडु, केरल या उत्तर प्रदेश, बिहार की सीटों को अगर तुलना करेंगे, मैंने इस पर डिटेल पे वीडियो बनाया हुआ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो विस्तार से 3-4 वीडियो मिल जाएंगे जहां पे हमने बताया कि दक्षिण के जो प्रदेश हैं उनकी चिंता क्या है। अब जैसे यहां पे कांग्रेस के नाना पटोले ने क्या कहा कि आधार वर्ष 2011 क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया से केंद्र का नियंत्रण है, और केंद्र चूंकि उत्तर भारत में बहुत मजबूत है और उत्तर भारत के राज्यों को फायदा मिलेगा, इसीलिए बार बार इस पर फोकस किया जा रहा है। जबकि मैंने पिछला वीडियो बताया था कि केंद्र ने एक निर्णय यह भी कहा था कि 50-50% सीटें सबकी बढ़ेंगी, ठीक है, किसी की आउट ऑफ द वे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन 50% सीटें भी बढ़ेंगी तो यूपी में 80 है, 80 का 50% 40 हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएंगी। कहीं पे 30 है साउथ में, और 30 का अगर 15% यानी कि 45 हो जाएगा, तो गैप तो और ज्यादा बढ़ जा रहा है ना। दरअसल इशू इसी पे ही है और इसी पे बात आ रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, शशि थरूर ने क्या कहा कि संस्थागत गुणवत्ता कम होगी, सार्थक बहस कम हो पाएगी। क्यों? क्योंकि 850 सांसद हैं, 4 घंटे की बहस होती है, व्यवहारिक रूप से 15-20 सांसद ही बोल पाएंगे, सारे सांसद बोल नहीं पाएंगे, तो जो बैक बेंचर हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ मूक दर्शक बन के रह जाएंगे। जल्दीबाजी में कानून पारित होंगे, जो पहले भी पारित हो ही रहे हैं। ऐसे में और बड़ी संसद बढ़ा के फायदा क्या हो रहा है? नुकसान ही हमारा हो रहा है, ठीक है। अगली बात है कि क्या जो बड़ी संसद होती है, जहां पे बहुत सारे सांसद होते हैं, क्या वो रबर स्टैंप ही होती है? क्योंकि चीन के एनपीसी की जो मैंने बात की, वहां पे 2980 सदस्य है ना। जब प्योंगयांग उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो वहां की जो स्पेशल पीपल्स असेंबली है, वहां पे 687 सदस्य हैं। अब भारत में 850 सदस्य हो जाएंगे, तो एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। भारत में 850 हो जाएंगे, चुनाव का स्वरूप प्रत्यक्ष रहेगा, बहुदलीय होता है। चीन में अप्रत्यक्ष है, एक दल है। उत्तरी कोरिया में एकल उम्मीदवार है, वहां पे तो खैर छोड़ ही दीजिए, है ना। वास्तविक शक्ति यहाँ पे लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहते हैं, यहाँ पे पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के प्रति जवाबदेह रहते हैं, यहाँ पे वर्कर्स पार्टी में। तो यहाँ पे देखो क्रॉस लगता आ रहा है। इसका मतलब जवाबदेही या प्रत्यक्ष बहुदलीय प्रकार की चीजें तो बनी रहेंगी, यानी कि चुनाव का स्वरूप और वास्तविक शक्ति बनी रहेगी। न्यायिक समीक्षा की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय वो न्यायिक समीक्षा करता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपको पता है। यहाँ पे संभव नहीं, यहाँ पे संभव नहीं। तो स्थितियां अभी भी हमारे वोटिंग प्रणाली और हमारी जो लोकतंत्र है उसके पक्ष में ही है। संगठित विपक्ष मौजूद है। 131वां संविधान संशोधन हम सब ने देखा, जिसने उसको पारित नहीं होने दिया, है ना। यहां पे कोई दोनों जगह पे, यानी कि चीन और उत्तरी कोरिया दोनों पे संगठित विपक्ष नहीं है ना। एक ही पार्टी सरकार है, यहां पे तो खैर तानाशाही चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का स्वरूप ये नहीं कहता, लेकिन सीटें बढ़ाना ही इसका आंसर ऑप्शन है, ये भी सही नहीं। क्योंकि जब हम अमेरिका का उदाहरण देखते हैं तो अमेरिका 1929 में 12 करोड़ की उनकी जनसंख्या थी, 435 सीटें वहां पे बढ़ी थी। इस समय जनसंख्या लगभग 34 करोड़ है और सीटें आज भी 435 हैं। उन्होंने इसको कैसे मजबूत बनाए रखा है? उन्होंने कैसे? सीटें नहीं बढ़ाई, बल्कि क्या किया, स्थानीय स्टाफ को बेहतर किया, संचार तकनीक को बेहतर किया, और जो समिति व्यवस्था थी ना उसको बहुत संगठित रूप से आगे बढ़ाया, और इस कारण गुणवत्ता बनी रही। तो शायद भारत के पास अमेरिकन मॉडल है कि हम गुणवत्ता को अभी भी बना सकते हैं। उनकी 3 गुनी आबादी हो गई, भारत के भी 3 गुनी आबादी नहीं हुई है लास्ट डिलिमिटेशन से। तो कहीं ना कहीं भारत अगर चाहे तो अमेरिका से सीख सकता है ना, और गुणवत्ता भी बनी रहेगी अगर चीजें सही तरीके से काम लाए। तो आगे का रास्ता क्या है? सरकार क्या कहती है कि परिसीमन और सीट वृद्धि बहुत जरूरी है। विपक्ष कहता है कि संस्थागत सुधार होना चाहिए, सीट वृद्धि ऑप्शन नहीं है। समाधान क्या है कि 73वें और 74वें जो संशोधन है उसको मजबूत किया जाए, यानी कि भूमिका विभाजन किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूत किया जाए। संसदीय समय, स्थानीय जो स्थायी जो समितियां हैं और जो प्रश्नकाल है उसको थोड़ा और अधिक समय दिया जाए। सांसदों की जवाबदेही और संसद में उनकी भागीदारी मजबूत की जाए। एंड जो सांसदों को हम कहते हैं ना कि जब वो आते हैं किसी पॉइंट को लेके तो उनके अनुसंधान पे उनको सपोर्ट कीजिए, उनके जो ग्रास रूट वर्क है उस पर सपोर्ट कीजिए। शायद लोकतंत्र ज्यादा जवाबदेह तब भी हो पाएगा।
हालांकि जब हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं और वो इस प्रकार के किसी विधेयक को लाती है तो कोई ना कोई सकारात्मक पक्ष या सकारात्मक चिंतन या सकारात्मक एक जो आर्किटेक्चर होता है उनके मन में होता है। तो शायद सरकार कुछ और सकारात्मक देख रही हो जो शायद आम जनता नहीं देख पा रही। ठीक है, चलिए, तो शासन में मात्रा बनाम गुणवत्ता की बात अगर की जाए तो क्या है, कैसे सवाल ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोकसभा में कितनी सीटें होंगी। सवाल क्या है कि क्या जवाबदेही तब भी बनाए रख पाई जाएगी, क्या तब भी संसद में जवाबदेही तय हो पाएगी। इसी में समस्त जो प्रश्न है उनका सवाल छुपा है, उत्तर छुपा है। और यही उत्तर कहीं ना कहीं अगर निष्कर्ष की तरफ बढ़े तो हर व्यक्ति और भारत का हर नागरिक चाहता है कि शासन में गुणवत्ता हो। तो असली सवाल यह नहीं है कि लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, सवाल यह है कि लोकसभा में अगर सीटें बढ़ेंगी तो क्या जो गुणवत्ता है, जो जवाबदेही है, ये उसी आधार पे बनी रहेगी। समस्त प्रश्नों का उत्तर इस ही आंसर में है, इसी स्लाइड पे है कि गुणवत्ता जवाबदेही बनी रहे तो बिल्कुल सीटें आप 12,000 कर दीजिए, 8,000 कर दीजिए, लेकिन जवाबदेही और गुणवत्ता बनी रहे, इसको ध्यान रखना होगा। सरकार के मन में यह प्लान जरूर होगा, सरकार ने जो प्लानिंग की है वो जरूर इस बात को सोच रही होगी, समझ रही होगी। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, भारत का युवा क्या सोच रहा है, वो कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। आपकी उपस्थिति मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं, रिप्लाई भी करता हूं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। ठीक है, बाकी एक प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, इसका आंसर मेरे टेलीग्राम वाले पीडीएफ में मिल जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन को अनिवार्य बनाता है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देते जाइएगा, मैं आपके उत्तरों की प्रतीक्षा करूंगा। बाकी कौन कौन से अनुच्छेद जुड़े हुए हैं, सभी अनुच्छेदों को मैंने एक स्लाइड पे कर दिया है, पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, आप उससे देख लीजिएगा। मैं बताता चलूं, 18 अगस्त से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। ये जो बैच है ये आदिकाल से शुरू हो रहा है, तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप मेरा कोड लगा के स्टडी IQ की ऐप पे जाइए, वहां पे कोड लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं, टारगेट पे से विकास सिंह पे, है ना, या मुझे मेल कर सकते हैं सीधे, मैं वहां से आपको जोड़ दूंगा अपने ऑप्शनल बैच से। ठीक है, तो 18 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, हिंदी लिटरेचर का मैं ही पढ़ाता हूं। बाकी आज के वीडियो पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। मैं अपने सभी युवा साथियों की जो विचार है उनको जानना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।